हेलो दोस्तों, आज हम लोग डीएलएड में जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में मैथ में पूछे जाते हैं वास्तविक संख्या से, उन प्रश्नों को हम लोग देखेंगे और बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा निचोड़ लेके आया है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन डीएलएड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बस आपको इन टाइप्स को ही पढ़ना है। ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे बहुत एक कॉन्सेप्ट से आप 10 से 12 क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। तो आप उसको करेंगे तब जाके एग्ज़ाम में आप उनमें से एक प्रश्न को एग्ज़ाम में बना पाएंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपको 20 या 25 नंबर के क्वेश्चन आपको मैथ से पूछे जाएंगे, जिसमें हम आपको पूरा का पूरा मैथ का सिलेबस पढ़ाएंगे, जिसमें आप एग्ज़ाम में बहुत आसानी से इन सारे प्रश्नों को बनाने के बाद आप 25 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आराम से बना पाएंगे और डीएलएड में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देख लेते हैं। आप इसे प्रश्न बोलिए या फिर कॉन्सेप्ट बोलिए, ठीक है। तो पहला हम लोग का रहेगा ये, 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हो सकती है। देखिए, जब आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिखे और उसमें ऑप्शन ऑप्शन हम लोग को नहीं देखना है कि ऑप्शन इसका क्या होगा, तो हम लोग इसको पहले समझते हैं। जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो बस सीधा सीधा इसमें 2 का भाग लगा देंगे, ठीक है। तो आप इसमें 2 का भाग लगाएंगे, या वो संख्या विषम पूछे या वो संख्या सम पूछे। सम और विषम पूछेगा तो आप इसमें 2 का भाग लगा देंगे, तो 50 में 2 का भाग लगाएंगे तो क्या होगा, 25। तो इसका ऑप्शन बी में है 25, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला हम लोगों का है ये, 5, 15, 20 के एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात होगा। ठीक है, देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से ट्रिकली सॉल्व करेंगे। देखिए, 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 1। 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5। और फिर आप 20 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 4। तो यहाँ पे 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो आपका एच सी एफ क्या मिल गया, क्या मिल गया आपको, 5। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालना चाहे तो एलसीएम क्या होता है, ये 5 एचसीएफ का होता है वो, उसके बाद जो संख्याएं बची होंगी उसको लेंगे, मतलब इन तीनों में से एक को लेना है। ठीक है, 3, 5 आया तो इसमें से एक को लेना है, ठीक है। और बची हुई संख्या क्या है, 3 और 4, तो 4 तिहाई क्या हो गया, 12। 12 पंचे हो जाएगा 60। क्या पूछा गया है, एलसीएम तथा एचसीएफ का अनुपात। तो एलसीएम का मान कितना आ रहा है, 60, तो 60 बटे एचसीएफ का मान क्या है, 12, सॉरी 5। इसको हम लोग काटेंगे तो 12/1 होगा, यानी इसका फाइनल आंसर मिलेगा 12:1। अब हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, तो यहाँ पे डी में जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, दो संख्या ए और 18 का एलसीएम 36 और एचसीएफ 2 है, तो ए का मान होगा। देखिए, बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग बड़ा ही आसानी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रश्न आपका जो भी रहे, प्रश्न क्या है, ए 18, यानी पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या 18 है, बराबर क्या होता है, एच सी एफ गुने एल सी एम। ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट है। तो क्या होगा, ए गुने 18 बराबर एल सी एम गुने एच सी एफ, ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए गुने 18 बराबर एल सी एम कितना है, 36, और एच सी एफ कितना है, 2, तो ये हो जाएगा 36 गुने 2। हम लोगों को क्या निकालने के लिए बोला गया है कि ए का मान क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे। तो ए का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 36 गुने 2/18। 18 क्या है, गुना में है, तो यहाँ आया तो भाग में, 18 दूनी 36, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4, इसीलिए ए बराबर आपका हो जाएगा 4। अब जहाँ भी आपका ऑप्शन में 4 होगा वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ए का मान यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं लिया, आपको ट्रिकली ये सॉल्व करना है।
ऑप्शन से आप किसी भी चीज़ को जब सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, इसीलिए हमने कहीं कहीं पे ऑप्शन लिया है जहाँ पे ज़रूरत है, बाकी जगहों पे हमने ऑप्शन नहीं लिया है। तो यहाँ पे ए का मान हमने आराम से निकाल लिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन परिमेय अपरिमेय है, कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किस प्रकार से पहचाना जाता है। देखिए, रूट 10 है, तो हम लोग बारी बारी से सभी चीज़ों को समझ के चलेंगे। रूट 10, तो देखिए रूट 10 का हम लोग पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, वैसी संख्या जिसका रूट नहीं निकले वो क्या होता है, अपरिमेय। ठीक है, तो रूट 10 अपरिमेय रहेगा। तो अगर पूछेगा कौन अपरिमेय है, तो ऑप्शन में कहीं भी रूट 10 दिखे तो वो अपरिमेय हो जाएगा। रूट 24, इसका भी हम लोग पूरा पूरा वर्ग नहीं निकाल सकते हैं, तो ये भी हम लोगों का हो जाएगा अपरिमेय। रूट 35, इसका भी हम लोग पूरा पूरा वर्ग नहीं निकाल सकते हैं, ये भी हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन में से कोई एक तो 4 में से रहेगा ही, अगर अपरिमेय पूछेगा तो। ठीक है, अगर पूछेगा परिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं है, यानी ये तो अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन रूट 121 का फाइनल आंसर क्या मिलता है, 11। 11 का ही वर्ग 121 होता है, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद जो है 5वां प्रश्न, हम लोग इसमें पूरे वास्तविक संख्या में जो जो भी टॉपिक बनते हैं क्वेश्चन पूछे जाने के, वो सभी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमने लिया है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या हो तो उनका मौसा क्या होगा। देखिए, पहले हम लोग अभाज्य संख्या को समझते हैं। देखिए, वैसी संख्या जिसमें एक और खुद को छोड़कर किसी संख्या से भाग ना लगे, उस संख्या को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे हम लोग एक संख्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 3। इसमें या तो 1 से भाग लगेगा या फिर 3 से भाग लगेगा। एक और हम लोग यहाँ पे क्या है, P और Q दो अभाज्य संख्या हो तो उनका मौसा क्या होगा। हमने एक संख्या ये ले ली है, 4 अगर हम लोग लेते हैं तो 4 में 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा और 4 से। तो 1 और 4 के अलावा किसी और संख्या से भाग लग जाए तो वो संख्या हो जाएगा आपका भाज्य संख्या। और वो संख्या जिस संख्या में एक और खुद को छोड़कर किसी संख्या से भाग न लगे, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये हो जाएगा 3। हम अगर एक और संख्या ले लेते हैं 5, तो ये संख्या क्या है, 5 1 और 5 के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग 7 लेंगे। अगर हम लोग 9 लेते हैं तो 9 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि 1 3 और 9 तीन संख्या से कट रहा है, वो या तो 1 से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा, तो वो हो जाएगा अभाज्य संख्या। ठीक है, तो बोल रहे हैं उनका मसा क्या होगा, तो हम लोग दो संख्या लेते हैं, 3 और 5 का हम लोग मसा निकालते हैं। ठीक है, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, 3 को लेके आएंगे, 2 एकम 2, 1 2 को लेके आएंगे, तो फाइनली यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 1। अब जब भी दो अभाज्य संख्या का मसा निकालेंगे ना, तो उसका मसा ऑलवेज हमेशा हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 एक जहाँ भी रहेगा वो सही हो जाएगा। हम लोग कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, ये नहीं कि हाँ एक प्रश्न ले लिया, 4 ऑप्शन ले लिया और इसका ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को नहीं समझेंगे। हम लोग प्रश्न को पूरा समझ के, ताकि आने वाले सभी क्वेश्चन में जब भी यहाँ पे अभाज्य संख्या का बात हो और उसका मसब पूछा जाए तो हम लोग सीधा सीधा एक बता पाएँ। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे कौन भाज्य संख्या है, कौन भाज्य संख्या नहीं है। इसको भी हमने अभी समझा है कि कौन भाज्य संख्या है, वो संख्या जिसमें एक और खुद को छोड़कर किसी और संख्या से भाग लग जाए उसको हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे जैसे हम लोग 4 ले लेते हैं, 1 और 4 के अलावा ये इसमें 2 से भाग लगेगा। 6 लेते हैं, 1 2 3, मतलब 1 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा और 3 से भी, यानी 4 संख्या से। तो ये भाज्य संख्या वह संख्या जिसमें एक और खुद को छोड़कर किसी और संख्या से भागने लगे, जैसे 3 5 7 11 13
17 इस टाइप के संख्या जो होंगे वो हो जाएंगे आपके अभाज्य संख्या। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ये भी रहेंगे 3.27 क्या है। तो ये देखिए फाइनली ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ऊपर में इसके ऊपर में लगा हुआ है रेकरिंग। जब भी किसी भी संख्या के ऊपर में रेकरिंग लगा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है कि वो संख्या बार बार रिपीट होगा, यानी 2 7 2 7 2 7, और ऐसे संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर क्वेश्चन में रहेगा कि इस संख्या को p/q के रूप में लिखिए, तब हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे 3.27 है ना, और ऊपर में रेकरिंग लगा हुआ है। हम लोग सब चीज़ को सीखते हुए चलेंगे, तो इसको हम लोग पूरा पूरा लिख लेंगे, यानी 327। ठीक है, ट्रिक घटाओ, यहाँ पे दशमलव के पहले कौन सी संख्या है? 3, तो इसमें से वही संख्या हम लोग माइनस कर लेंगे, बट्टे दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2, तो नीचे हम लोग 2 9 लिख देंगे। ठीक है, ये बहुत आसान ट्रिक है। अब हम लोग 327 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 324, और बट्टे में 2 9, और ये आपका हो गया p/q के रूप में। ठीक है, तो क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछे जा सकते हैं कि इस संख्या को p/q के रूप में किस प्रकार से लिखा जाए। तो आप ट्रिकली वहाँ पे ट्रिक लगाएंगे, पूरा संख्या लिखेंगे, उसमें से 3 घटा देंगे, यानी यहाँ पे जो भी रहेगा दशमलव से पहले, अगर यहाँ पे 0 रहा सिर्फ 0 घटाएंगे, 1 रहा तो 1 घटाएंगे, 2 रहा 2 घटाएंगे, और क्या है नीचे दशमलव के बाद जितनी संख्या हो नीचे आपको उतना ही 9 रखना है। 4 संख्या हो तो 4 9 रखेंगे, 2 संख्या है तो 2 9 हमने रखा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखिए सम संख्या m मान लीजिए कोई संख्या है। ठीक है, तो जैसे हम लोग किसी भी संख्या को ले लेते हैं, जैसे 1 लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको सम संख्या बनाने के लिए इसमें हम लोग कितना से गुना करेंगे? तो 2 से। अगर संख्या हम लोग 3 ले लेते हैं तो इसको हम लोग सम बनाने के लिए किससे गुना करेंगे? 2 से। यानी किसी भी संख्या में हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो वो संख्या सम बन जाएगी। अगर वो संख्या 2 है तब भी 2 है तो ये सम है ही, लेकिन अगर वो संख्या सम ना हो, विषम हो, जैसे हम लोग 5 लेते हैं तो इसमें हम लोग 2 का गुना कर देंगे तो फाइनली ये 10 हो जाएगा, और 10 एक सम संख्या है। तो उसका रूप क्या होना चाहिए? किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है तो वो हो जाएगा 2m। ठीक है, उसमें आप 2 का गुना कर देंगे तो वो फाइनली आपका क्या बन जाएगा? सम संख्या बन जाएगा। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत होता है और कब नहीं होता है? देखिए दशमलव प्रसार शांत कब होता है? जब बटे में 2 का पावर 5 हो, उसके अलावा कुछ और नहीं हो। ठीक है, 2 का पावर मतलब कब शांत होता है? तो देखिए जब भी, अगर देखिए कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए संख्या एक हमने लिया 400/100। ठीक है, तो इसका क्या है? दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा? ठीक है, तो देखिए ऊपर में मान लीजिए हमने सिर्फ 4 को लिया। ठीक है, 4/100 लिया हमने, तो देखिए 100 का आप करेंगे गुणनखंड। तो देखिए गुणनखंड करने के बाद वो गुणनखंड केवल 2 और 5 के अलावा किसी और संख्या से नहीं हो तो ये संख्या हो जाएगा दशमलव प्रसार शांत। यानी ये दशमलव के बाद भी कहीं ना कहीं जाके पूरा पूरा शांत हो जाएगा। देखिए सीधा सीधा क्या है, बटे में अगर 2 और 5, इसका पावर कितना भी हो सकता है। ठीक है, 2 का पावर n और 5 का पावर n, ऊपर में कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, ऊपर में कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, तो इस रूप का अगर हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी 2 का पावर n और 5 का पावर n। यहाँ पे n गए हुए कुछ भी हो सकता है, जैसे देखिए 2 का पावर क्या है? 2, और 5 का पावर भी 2 है। ऊपर में कौन सी संख्या है? 4, तो ये 4/2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2, तो ये संख्या आपका क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। और अशांत के लिए क्या होगा? m/2 का पावर n और 5 का पावर n, इसके अलावा कोई और हो सकता है। जैसे अगर वो संख्या 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, 7 से हो रहा है, तो ऐसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। ठीक है,
तो आपको इस प्रकार से इसको याद रखना है। शांत कब होता है, अशांत कब होता है, क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? इसका आंसर होगा अनंत। ठीक है, दोनों संख्या, दो परिमेय संख्या के बीच आप अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मसा एक होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मसा एक होता है। जैसे अभाज्य संख्या 3 और 5 हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग 3 से 5 का HCF करेंगे, तो 3 एकम 3, 2, 2 एकम 2, 1, 2, 1 दूनी 2। फाइनली ये 1 से डिवाइड हो रहा है फाइनल, तो इसका HCF क्या होगा? 1। तो दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मसा 1 होता है। देखिए, उसके बाद हमने एक प्रश्न लिया है, दो क्रमित सम संख्या का मसा क्या होगा? देखिए, दो क्रमित सम संख्या किसको बोलते हैं? जो संख्या जोड़ा में, जैसे 2, 4, 6, 8, तो ऐसी संख्या क्या होती है? सम संख्या। हम लोग किसी भी लगातार दो को ले लेंगे, इन दो को, या फिर इस दो को, या फिर इस दो को, तो हम लोग 4 और 6 को लेके चेक करते हैं। 4 एकम 4, 2, 4 को लेके आएंगे, 2 दूनी 4, तो फाइनली ये 2 से ही डिवाइड हो रहा है। फाइनल में इसका आंसर क्या आता है? HCF बराबर 2। ठीक है, तो दो क्रमित सम संख्या का HCF क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए मसा गुने लसा। देखिए, सीधे सीधे a गुने b हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद यूक्लिड विभाजन से HCF ज्ञात किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो संख्याओं का ज्ञात किया जाता है, ऑप्शन में रहेगा HCF। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हमने उन्हीं प्रश्नों को सेलेक्ट किया है जो पहले चैप्टर से बनते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट के बेस पे बनते हैं, वो सारी चीज़ों को हमने सेलेक्ट किया है। आप इन क्वेश्चंस को देख लेंगे तो आपको इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे। पाई क्या है? देखिए, पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, और ये बढ़ता ही जाता है। ठीक है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन सी संख्या विजातीय है? देखिए, विजातीय और विजातीय क्वेश्चन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, इसमें क्या है, आपको चेक करना है। 2/3 है, 25 √25 और √49 को आप क्या लिख सकते हैं? 5/7। √11 को आप √11 ही लिख सकते हैं, और 7/3। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये और ये तीनों संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये संख्या अपरिमेय संख्या है। तो पूछा हुआ है विजातीय यानी अलग जात का, तो आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, विजातीय। और ये देखिए, अगर कहीं पे ये रहेगा तीनों संख्या अपरिमेय और एक संख्या परिमेय दिया रहेगा, तो वहाँ पे भी आपको विजातीय पूछ सकते हैं। तो विजातीय संख्या से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, उसके बाद क्या है, 0.32 को p/q के रूप में लिखिए। हमने आपको इससे पहले ही बताया है 0.32 को किस प्रकार से लिखना है। तो इसको लिख देना है आपको 32 घटाओ 0 बटे दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं? 2, तो 2 × 9। ठीक है, देखिए, हमने बोला था इसको आपको पूरा नंबर में लिख लेना है, और देखिए दशमलव से पहले यहाँ पे जो संख्या रहेगी वही माइनस करना है। तो दशमलव का पहले 0 है तो यहाँ पे 0 माइनस करेंगे, तो 32 में से 0 जाएगा तो ये हो जाएगा 32। और देखिए, दशमलव के बाद कितनी संख्या थी? 2, तो हमने नीचे 2 × 9 डाल देना है। बस ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोग किसी भी संख्या को p/q के रूप में लिखेंगे, ये एक ट्रिक है। ठीक है, यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो √n होगा। देखिए, n जो है ये 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करके ये होगा। ठीक है, इन्फिनिटी तक, तो √n होगा। तो हम लोग सभी में रूट लगाते हैं, तो √1, √2, √3, √5। ठीक इसी प्रकार से हम लोग √36 तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो देखिए 36 का हम लोग वर्ग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये आया परिमेय संख्या।
क्योंकि देखिए प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं, और गिनती की संख्या 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 108 110 150 बढ़ता जाएगा। इसका लास्ट संख्या इन्फिनिटी होता है, इसका हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक संख्या 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, फिर एक संख्या को हमने 36 ले लिया और सभी में हमने रूट लगा दिया। तो रूट लगाने के बाद 36 का तो वर्गमूल 6 आया, यानी ये संख्या परिमेय संख्या हो गया। और देखिए √2 अपरिमेय, √3 अपरिमेय, √5 अपरिमेय। तो इसका आंसर क्या होगा? यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो √n होगा, कभी अपरिमेय और कभी परिमेय संख्या। तो आपके ऑप्शन में रहेगा कभी परिमेय संख्या और फिर रहेगा फिर कभी अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसको हमने अच्छे से समझ लिया है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करते हैं? तो देखिए संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु पूर्णांक को प्रदर्शित करते हैं, तो पूर्णांक इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या सभी वास्तविक संख्या, यहाँ पे रहेगा संख्या, परिमेय संख्या हो सकता है? आंसर है नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, HCF गुने LCM बराबर क्या होता है? तो ये होता है पहली संख्या यानी फर्स्ट नंबर गुने दूसरी संख्या यानी सेकेंड नंबर। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्या है आंसर। HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। ठीक है, दो संख्या 50 25 के HCF गुने LCM का मान क्या होगा? ठीक है, तो देखिए आपको क्या है ना, पहला संख्या और दूसरा संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या हम लोगों को दिया गया है। HCF गुने LCM का मान पूछ रहा है। तो देखिए हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर ही HCF गुने LCM होता है। तो आपको सीधा सीधा इन दोनों संख्याओं का गुना कर देना। देखिए HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया गया है, तो HCF गुने LCM में सीधे सीधे हम इस संख्या को गुना कर देंगे। तो देखिए 25 5 125। ठीक है, जीरो लगा हुआ है तो हम लोग लगा देंगे जीरो। ऑप्शन में जहाँ भी आपको 1250 दिखेगा वो आपका सही हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग देखिए, इस वीडियो में देखिए पहला चैप्टर से केवल 22 टॉपिक बनते हैं जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घुमा फिरा के आपको इस 22 टॉपिक पे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक इसी प्रकार हमने बहुपद से भी उसी प्रकार के टॉपिक को सेलेक्ट किया है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और इसी प्रकार से आगे की पढ़ाइयों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।